नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न देने के लिए ITR 1 एंड ITR 4 अवेलेबल हो चुका है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ई फाइलिंग का साइट में ITR 1 एंड ITR 4 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अवेलेबल हो चुका है। इस ऑफलाइन यूटिलिटी भी इसका अवेलेबल हो चुका है एक्सेल फॉर्म में एंड जावा फॉर्म में। जो लोग ऑफलाइन फाइलिंग करते हैं उसके लिए आप ऑफलाइन यूटिलिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले ऑनलाइन रिटर्न फॉर्म भरने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए पहले जो रजिस्टर्ड यूज़र है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो ऑनलाइन के लिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लोग फाइलिंग फॉर इनकम टैक्स रिटर्न कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। चलिए पहले हम लोग चूज़ कर लेते हैं असेसमेंट ईयर 2021, फॉर्म नंबर ITR 1, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न, सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। यहाँ पे आपको एक तो प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट चूज़ करना है। ये बैंक अकाउंट चूज़ करना है इसलिए अगर कुछ रिफंड आना है तो इस प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में वो रिफंड आएगा। जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे एक तो चेकबॉक्स आएगा, वो आई एग्री करके चेक करके कंटिन्यू करना है। पहले तो ये बात है ITR 1 कौन फाइल कर सकते हैं। ITR 1 जनरली सैलरीड पर्सन फाइल कर सकते हैं जिसका इनकम अप टू 50 लाख है। ये छोड़कर भी रेसिडेंट इंडिविजुअल पर्सन जिसका थोड़ा सा भी कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जैसे बैंक इंटरेस्ट इनकम, ऐसा कुछ, एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको एक ही हाउस है उसका जो उसमें से आपको जो इनकम मिलते हैं वो लोग भी, अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा वो भी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ITR 1 एक तो ईजी फॉर्म है, आप आसानी से इसको फाइल कर सकते हैं अगर आप ध्यान से ये फाइलिंग प्रोसेस देखेंगे तो। ITR 1 फाइल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास रखना है, जैसे कि फॉर्म 16 जो आपको मिलेगा आपका ऑफिस से, आपका एम्प्लॉयर के पास से, वो आपको पहले कलेक्ट करना है। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है उसका पासबुक भी अपडेट करवा के रखना है 31 मार्च के डेट में, क्योंकि वहाँ से आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको मिल जाएगा। हालांकि 10,000 तक सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट एग्जेम्पशन है सेक्शन 80 TTA में, फिर भी आप उसको अगर इनकम में दिखा के 80 TT में एग्जेम्पशन ले लेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा आपका सभी इन्वेस्टमेंट डिटेल, जैसे कि आप 80C में कितना इन्वेस्टमेंट डाले हैं, 80D में मेडिक्लेम के लिए कितना डाले हैं, इसके अलावा आपने कुछ डोनेशन दिया है, क्या आपका अदर्स कुछ एग्जेम्पशन है जो चैप्टर 6A में, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रखना है। पहले तो है रिटर्न फाइल में बेसिक डिटेल। अगर आप पहले ई फाइल किया हो तो आपका बेसिक डिटेल्स प्रीफिल हो जाएगा, फिर भी आप चाहे तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस साल और एक चेकबॉक्स दिया है एडिशनल डिटेल में, जो कि दिया है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 का 7th प्रोविजन। इसमें है अगर किसी व्यक्ति का टैक्सेबल इनकम नहीं है फिर भी वो सारे साल में 2019-20 में 1 करोड़ के ज़्यादा एक या एक से अधिक करेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया हो, या फिर वो खुद या उसका कोई जान पहचान वाला का फॉरेन टूर का खर्चा उठाए हो जो 2 लाख के अधिक है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है जो 1 लाख या उसका ज़्यादा है, तो इस कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा तो उसको टैक्सेबल इनकम नहीं होने से भी इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा। तो अगर आपका ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो आप ये चेकबॉक्स को यस करेंगे। ये चेकबॉक्स को यस करने के बाद ये 3 ऑप्शन आपको खुल जाएगा। यहाँ पे आपको यस और नो में आंसर देना है, और अगर इस तीनों जो ऑप्शन है ये आपका नो है, ये नो करने से जो सारे चेकबॉक्स है वो इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्पुटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स के डिटेल में। अभी जो सैलरी का डिटेल है वो ज़्यादातर ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाता है, क्योंकि वो आपका फॉर्म 16 से जो आपका एम्प्लॉयर TDS रिटर्न में फाइल किया है वहाँ से
आ जाता है। अगर नहीं आया ऐसा कुछ तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपको कुछ परक्यूजिट सेक्शन 17(2) में मिला वो यहाँ पे डालना है, या फिर प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी मिला वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद अगर आपको सेक्शन 10 में कोई भी एग्जेम्प्ट अलाउंस मिला है तो यहाँ से आपको चूज करना है। एग्जेम्प्ट अलाउंस यहाँ पे हो सकता है जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, लीव एनकेसमेंट, ऐसा कुछ आपको मिला है तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स में चेक करके यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है आपसे प्रोफेशनल टैक्स सारे साल में कितने काट चुका है, और वो आपको ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। फिर आइए हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कोई भाड़े पे नहीं दिया है तो इनकम तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर भाड़े पे दिया है तो लेट आउट करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा हाउस है तो आप ये ITR 1 नहीं फिलअप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ITR 2 फिलअप करना होगा या दूसरा कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर ये आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे आपका इनकम डीम टू बी 0 हो जाएगा। मगर यहाँ पे आपको एक चीज़ छूट मिलेगा, जो आपको अगर आप अपने हाउस के लिए कोई लोन लिया है, हाउस बिल्डिंग लोन, तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। अगर आपने कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से HBL लिए हो तो उसका जो सारे साल का पेमेंट का डिटेल्स है वो आप उससे स्टेटमेंट ले लीजिएगा। वहाँ पे आप कितने प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर चुके हैं और कितना इंटरेस्ट पेड किए हैं सो अलग से दिखाएगा। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, मगर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्ट आपको अप टू 2 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बॉक्स है यहाँ पे आपको वो इंटरेस्ट अमाउंट बैठाना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको बैठाना होगा 80C के यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको यहाँ पे है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, फैमिली पेंशन, एनी अदर। आपको अगर यहाँ पे कुछ तरह का अदर इनकम है तो ये चूज करके यहाँ पे अमाउंट लिख देना है। अगर सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट है वो चूज करने के बाद आप यहाँ पे जितना इंटरेस्ट है वो बैठा दीजिएगा, और अप टू 10,000 रुपीज़ आपको 80 TTA में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 80 TTB में अप टू 50,000 आपको छूट मिल जाएगा, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस मिला के। इसके बाद हम लोग आते हैं डिडक्शन में। यहाँ पे एक तो नया चेक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बोलता है जे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट या कोई पेमेंट जो 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 में किया है, जिसका क्लेम आप इस रिटर्न में लेने चाहते हैं, तो इस चेक बॉक्स को आपको यस करना है। उसके बाद आपको शेड्यूल DI फिलअप करना है। शेड्यूल DI आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पहले तो आप जितना अमाउंट आपको 2019-20 में अंडर चैप्टर 6A में इस सेक्शन में आपको डिडक्शन लेना है, सारे को यहाँ पे बैठा दीजिए। 80C, 80CCC, CCD, CCDIB, CCD2, 80E, 80G, 80GG, सब कुछ यहाँ पे बैठा दीजिए। उसके बाद आप शेड्यूल DI में जाइए। शेड्यूल DI में आप जितना क्लेम इस साल लेने चाहते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसमें से इस क्लेम के अंदर जो पैसा आपने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 में डिपॉजिट किया है या इन्वेस्टमेंट किया है या फिर खर्चा किया है, उसको इस बॉक्स में डाल दीजिए सेक्शन का वाइज। उसके बाद हम लोग आते हैं 80D में, जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में। पिछले साल तक हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो यहाँ पे डाल देते थे, मगर इस साल वो यहाँ पे डर नहीं लेगा। उसके लिए भी एक ठो नया शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 80D, जो यहाँ पे है। यहाँ पे 2 ठो मेन चीज़ है। एक, अगर आप या आपका फैमिली मेम्बर, आपको पेरेंट्स को छोड़ के अगर कोई सीनियर सिटीजन है
या नहीं है। और यहाँ पे है अगर आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है। तो चलिए मैम पहले इसको चेक कर लेते हैं। व्हेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स। अगर ये येस है तो आपको 3 ठो चीज डिडक्शन में मिल जाएगा। एक, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा और मेडिकल एक्सपेंडिचर, जो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के तरह क्लेम नहीं मिला है, वो वाला अमाउंट यहाँ पे आपको अगर आपका लिमिट में है तो मिल जाएगा। अगर इसका आंसर है आपका नो, आप या आपका फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा ही एग्जेम्पशन मिलेगा। चलिए आगे, अगर आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे भी तीनों खर्चा ही मिलेगा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर, जो कि मेडिक्लेम में आपको क्लेम नहीं मिला है। और अगर आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा ही आपको डिडक्शन में छूट मिलेगा। यह फाइलिंग करने के वक्त आपको एक और चीज आपको चेक कर लेना चाहिए। आप लोग माई अकाउंट में जाके व्यू फॉर्म 26 जो टैक्स क्रेडिट है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे असेसमेंट या चूज कीजिए 2021, व्यू एज HTML है और टेक्स्ट है, आप HTML करके इसको व्यू या डाउनलोड कर सकते हैं। 26A से आपको मिल जाएगा आपके ऊपर कितने TDS काट के जमा हो चुका है। ये आपका TDS जो सर्टिफिकेट है वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ये TDS हालांकि आपको सैलरी से कटा हो सकता है या फिर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे कि बैंक का FD का इंटरेस्ट या फिर कुछ अदर इनकम के ऊपर अगर आपका कुछ TDS कटा है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा आपका TDS का जो टैक्स डिटेल में आया है वहाँ पे सही से आया कि नहीं। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप वो जो काटा है उससे बात कर सकते हैं या फिर वहाँ पे आप लोग बैठा सकते हैं। तो काइंडली ये फॉर्म 26A एक बार आपको चेक कर लेना होगा। चलिए अब हम रिटर्न में बैक करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जाते हैं टैक्स डिटेल में। अगर आपके ऊपर कोई भी TDS कटा हुआ है या TCS कटा हुआ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको सैलरी के ऊपर कोई TDS आपका एम्प्लॉयर काटा हुआ है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस कॉलम में आप उसको देख सकते हैं। इसको आप 26A से मैच भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका दूसरा कुछ TDS कटा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या कुछ TCS काटा है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने खुद आपका कुछ एडवांस टैक्स पेमेंट किया हो टैक्स इनकम टैक्स के लिए तो उसका डिटेल आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर एंड टैक्स पेड भर दीजिएगा। ये सारे डिटेल आपको आपका चालान डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं शेड्यूल 80G में। अगर आप इस साल कुछ डोनेशन किया है, जो डोनेशन आपको डिडक्शन की तरह मिलेगा इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार, तो आपको उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। वो डिटेल भी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन या उस चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर कोई रिनाउंड फंड जैसे कि PM केयर फंड, चीफ मिनिस्टर फंड, वहाँ पे आप लोग डाल चुके हैं, वहाँ पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। इसका डिटेल भरना है आपको, नेम ऑफ डोनी, उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट कोड, पिन कोड, पैन ऑफ डोनी, डोनेशन इन कैश, अदर मोड, टोटल डोनेशन। यहाँ पे डालने के बाद ये डोनेशन आपको डायरेक्टली आपका 80G के इधर चल जाएगा। इसके बाद हम लोग जाते हैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में। ये सब आपको ऑटो वहाँ पे बाकी जो टैब है वो फिलअप करने के बाद या ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपका कुछ अमाउंट पेएबल आएगा, देखा जाता है आपका टैक्स आया है 10,000, लेकिन आपका TDS और आपका टैक्स पेमेंट करने के बाद वो
1000 रुपया फिर भी अमाउंट पेबल आ रहा है, तो अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो फिर आपको उस अमाउंट को टैक्स भर के टैक्स डिटेल में उसका डिटेल भरना है यहाँ पे। अगर और कलम चाहिए तो यहाँ पे ऐड करके आप उसको भी भर सकते हैं। और अगर आपका रिफंड आएगा कुछ, तो रिफंड यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आपका रिफंड आएगा तो यहाँ पे कोई भी एक बैंक को चूज़ कीजिए, जिस अकाउंट में आप रिफंड लेने चाहते हैं उसको डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम, फादर्स नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ कीजिए, आप सेल्फ कर रहे हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ पे प्लेस लिखिए, डेट लिखिए। अगर आप ई वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज़ कीजिए ये वाला। अगर आप लोग बाद में ई वेरिफिकेशन करने चाहते हैं तो इसको चूज़ कीजिए। अगर आप मैनुअल ITR 5 भेजने चाहते हो तो इसको चूज़ कीजिए। प्रीव्यू एंड सबमिट करने के बाद आप लोग रिटर्न को जमा कर दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोग रिटर्न फिलअप करेंगे तो बीच बीच में सेव ड्राफ्ट कर लीजिएगा, इसमें कि आपको डेटा डिलीट नहीं होगा, वो सेव रहेगा। अगर ये वीडियो देख के आप लोग खुद अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा। आशा करते हो आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगे। इस वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।